क्लास 10th का चैप्टर 1 है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग पहले हम समझते हैं क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब है किसी भी कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। हर कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि वो जिस देश में वो रहते हैं उस देश की डिसीजन मेकिंग में उनका भी कुछ ना कुछ योगदान हो, इसलिए वो डिमांड करते हैं कि उनके साथ भी कुछ पावर शेयर की जानी चाहिए। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। एनसीईआरटी की नोटबुक है हमारे पास जिससे हम पढ़ने वाले हैं, लेटेस्ट एडिशन है। अब बुक हमें समझाती है दो एग्जांपल्स के साथ। दो एग्जांपल दिए हैं हमें बेल्जियम के और श्रीलंका के। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा देश है जो हमारे हरियाणा जो है राज्य है उससे भी छोटा एक राज्य है। बेल्जियम के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, और उसकी पॉपुलेशन करीबन 1 करोड़ है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, जिनको एथनिक कॉम्पोजिशन क्या कहा जाता है। तो इस देश में रहने वाले लोगों में करीबन 59% लोग ऐसे हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच स्पीकिंग हैं, और रिमेनिंग 1% लोग जो हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। इसके बाद इसकी कैपिटल के बारे में हम बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम है ब्रसेल्स, जिसमें करीबन 80% जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और 20% लोग हैं जो डच स्पीकिंग लोग हैं। तो ओवरऑल जो हमने समझा बेल्जियम के बारे में कि ओवरऑल कंट्री में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग है 59%, और माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकिंग है जो कि 40% है। लेकिन इनकी कैपिटल में ये कॉम्पोजिशन उल्टा है। इनकी कैपिटल में जो कॉम्पोजिशन है वहाँ पे फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग लोग हैं। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग लोग हैं, लोगों की कम्युनिटी है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा, उनको एजुकेशन का फ़ायदा बहुत बाद में मिलना स्टार्ट हुआ। तो वो एक तरीके से रिसेंट करते थे फ्रेंच कम्युनिटी के डोमिनेंस को उनकी सोसाइटी में, और ये जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा ब्राज़ील्स में ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। डच मेजॉरिटी पीपल दे कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो वो जैसे अभी मैंने पढ़ा ओवरऑल कंट्री में डच मेजॉरिटी में है, लेकिन अपनी खुद की जो कैपिटल है वहाँ पे वो माइनॉरिटी में थे। अब इसको हम कंपेयर करते हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका हम जानते हैं इंडिया के पास में एक आइलैंड नेशन है, और हमारा जो साउथ में तमिलनाडु है वहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे श्रीलंका पाया जाता है। और इसका भी बताया जाता है अबाउट 2 करोड़ पीपल सेम एज हरियाणा। 2 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है उस समय जब ये आई थिंक द बुक लिखी गई होगी तब से, और हमारे हरियाणा पॉपुलेशन के बराबर ही है। Now, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala speakers, Tamil speakers. दो मेजर कम्युनिटीज़ श्रीलंका में रहती हैं। पहली है सिंघाला स्पीकिंग। सिंघाला एक लैंग्वेज का नाम है। तो करीबन 74% लोग श्रीलंका में सिंघाला भाषा बोलते हैं, और 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। और तमिल्स में भी वहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तमिल हैं, कुछ हैं जो श्रीलंका के नेटिव लोग हैं, जो श्रीलंका के ही तमिल्स हैं कुछ, और बाकी लोग हैं जो इंडियन तमिल्स है जो वहाँ पे जाकर के सेटल हो गए हैं। तो अब अभी हम श्रीलंका का मैप ही देखेंगे नीचे। तो श्रीलंका के मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं, हम शो करते हैं, ये रहा श्रीलंका का मैप। तो श्रीलंका का मैप ऐसा है कि जितना भी ये येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा येलो एरिया सिंघाला जो है वो लोग हैं, सिंघाला स्पीकिंग लोगों का है। और ये जितना भी कोस्टल एरिया, जो मेजॉरिटी कोस्ट है उसका, ईस्ट कोस्ट है या नॉर्थ का कोस्ट है, वो श्रीलंकन तमिल्स का है। और जितना आप ये थोड़ा डार्क एरिया देख रहे हो ये सारा इंडियन तमिल्स का है, और कुछ पैचेस में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हुई। अब इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में, श्रीलंका को आज़ादी मिलती है 1948 में, और जितने भी सिंघाला कम्युनिटी के लोग थे वो चाहते थे अपनी ही, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, उनका ही डोमिनेंस रहे पूरी कंट्री में। तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी शुरू करी जिसको मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़ कहा जाता है। अब मेजॉरिटेरियनिज़म का क्या मतलब है? मेजॉरिटेरियनिज़म एक बिलीफ है कि जो भी कम्युनिटी किसी कंट्री में अगर वो डोमिनेंट है या बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, 50% से अबव है, तो उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री में मानने चाहिए, उसी का रिलीजन फॉलो होना चाहिए, और उसी का उसकी लैंग्वेज और ये सब चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए 1956 में श्रीलंका में सिंघाला कम्युनिटीज़ द्वारा एक क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, पार्टी जो भी वो पार्टी बनाएंगे मेजॉरिटी में लोग उन्हीं को वोट देंगे,
और वही लोग जीत के आएंगे, गवर्नमेंट में भी उन्हीं की मेजॉरिटी रहेगी। इसलिए 1956 में उन्होंने एक्ट पास किया जहाँ पे उन्होंने केवल सिंघाला भाषा को ही, लैंग्वेज को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तमिल को नहीं। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई जहाँ पे जो सिंघाला कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पोजीशंस मिले, गवर्नमेंट जॉब्स भी उनको आसानी से मिल सके। और जितने भी नई कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया श्रीलंका में, वहाँ पे जो वहाँ का रिलीजन है, जो सिंघाला लोगों का मेजॉरिटी रिलीजन है, वह बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं सिंघाला लोग ज़्यादातर। तो उसको भी उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दे दिया। ये जितने भी सारे गवर्नमेंट के मेजर्स थे वो एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, या एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। और जितने भी श्रीलंकन तमिल्स हैं वो अपने आप को बहुत ही एलिनेटेड फील कर रहे थे। एलिनेटेड का मतलब है अपने आप को बहुत ही अलग फील कर रहे थे कि जैसे उस कंट्री का पार्ट ही नहीं है। तो दे सिंघाला दे वर सेंसिटिव टू देयर language and culture. They felt the constitution policy denied them equal political rights, discrimination against them. तो जितने भी तमिल लोग थे उनको लगा कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमें बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, और उनके साथ में जो उनका राइटफुल इंटरेस्ट है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। तो श्रीलंकन तमिल दे लॉन्च देयर पार्टीज इन स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन एज तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। मतलब जितने भी जो तमिल लोग थे, श्रीलंकन तमिल, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, बहुत सारे एसोसिएशंस बनाए, और उन्होंने डिमांड करी कि हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए श्रीलंका की, और जितने एरियाज़ में तमिल लोग रहते हैं उसको एक ऑटोनॉमस एरिया डिक्लेयर किया जाए। ऑटोनॉमस एरिया होगा जहाँ पे तमिल लोगों का ही ज़्यादा बोलबाला होगा, या तमिल लोगों की ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह फॉलो की जाएंगी। बट द डिमांड for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. मतलब जितने भी तमिल लोगों ने जो चीज़ें डिमांड की थी वो सब चीज़ें डिनाई की गई श्रीलंकन द्वारा। तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाया, उनकी डिमांड्स को नहीं माना गया। 1980s में बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसने डिमांड किया कि ये जो तमिल एरिया है वो तो श्रीलंका के पूरे ही नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बहुत ही कटा हुआ एरिया है, तो इसको क्यों ना अलग करके एक दूसरा ही देश बना दिया जाए, नॉर्दर्न तमिल एरिया जिसको तमिल इलाम कहा गया। तो द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। धीरे धीरे करके उनका ये जो प्रॉब्लम थी सिंघालास और तमिल्स के बीच में वो बढ़ती चली गई, और इवेंचुअली वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। तो सिविल वॉर आप लोग सब जानते होंगे। सिविल वॉर का मतलब जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाहर से कोई अटैक नहीं हो रहा है, बाहर से कोई वॉर नहीं हो रही, लेकिन कम्युनिटीज़ वाइज लोग बट चुके हैं और अपने ही कंट्रीज़ में लड़ रहे हैं। तो 1,000 of the people of both communities were killed. Many families were forced to leave the country as the refugees and may lost more their livelihood. चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, अब ये मतलब इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन, हेल्थ इंडेक्स है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। वो आप अपनी इकोनॉमिक्स की बुक्स में पढ़ोगे उसके बारे में। लेकिन जो सिविल वॉर था उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका के कल्चर पे, इकोनॉमिक लाइफ में, जो कि 2009 में जाके ख़त्म होती है। तो हमने दोनों कम्युनिटीज़ का पढ़ लिया कि बेल्जियम, दोनों कंट्रीज़ का, बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी। अब अकोमोडेशन इन द बेल्जियम, अकोमोडेशन का मतलब है कि बेल्जियम ने अपनी इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए क्या किया। सो द बेल्जियम लीडर्स ने एक अलग पार्ट लिया। जैसे हमने देखा श्रीलंका में तो इवेंचुअली सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर का मतलब कि उनके बीच में जो भी बातचीत हुई होगी वो सुलझ नहीं पाई, वो लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए उनको इस तरीके का एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में 1970 और 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में कई बदलाव किए। 4 बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला, जिससे एक ऐसा अरेंजमेंट बन जाए कि सभी कम्युनिटी के लोग बेल्जियम में आसानी से रह सकें। तो वो बेल्जियम मॉडल जो था वो क्या था। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डच और फ्रेंच जितने भी लोग थे ऐसा पॉलिसी बनाई, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहाँ पे जो पार्लियामेंट बनेगी या गवर्नमेंट बनेगी उसमें दोनों ही लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी उतने होंगे जितने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप
दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन। जैसे हमने देखा श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में क्योंकि सिंघाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, इसलिए उन्होंने अपना ही खुद का एक लॉ बनाया कि सिंघाला को ही रिकॉग्निशन मिलेगी, बुद्धिज़्म को ही रिकॉग्निशन मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविज़न रखा गया कि अगर कुछ भी ऐसी चेंजेस होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी बातें रखी जाती हैं, तो दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों की मेजॉरिटी सहमति होगी तभी जाके कोई काम किया जाएगा। दूसरा कि मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन। अब जैसे आपने देखा कि बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज़ एक नॉर्थ साउथ इस तरीके से बटी हुई हैं, तो उनको स्टेट ऑटोनॉमी दी गई। स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब है कि पूरी कंट्री एज अ होल तो एक ही रहेगी, बट जो स्टेट है उसको भी पावर्स दी गई अपने हिसाब से कई चीज़ों को करने के लिए, कि कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो आप अपने स्टेट के अंदर ले सकते हो जो पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो और जो स्टेट होगी वो कोई सबॉर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट इक्वल पार्टनर की तरह ही काम करेगी। तीसरा, द ब्राज़ील हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्राज़ील जो उनकी कैपिटल थी वहाँ पर भी यही अरेंजमेंट अपनाएगी कि दोनों कम्युनिटी के लोगों को बराबरी से गवर्नमेंट में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा? अब आप सोचो कि फ्रेंच कम्युनिटी तो 80% है ब्रूजल्स में, लेकिन तो वो इक्वल के लिए क्यों मान रहे हो? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो बेल्जियम कम्युनिटी है वो तो मेजॉरिटी है पूरे की पूरी बेल्जियम में, डच कम्युनिटी, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस किया, इसलिए फ्रेंच लोगों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा थोड़ा अपनी ब्रुसेल्स कैपिटल में। तीसरा ये हुआ। चौथी चीज़ क्या थी? अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक और तरीके की गवर्नमेंट उन्होंने अपनी क्रिएट करी जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी जो गवर्नमेंट थी वो एक लैंग्वेज के लोगों के लिए गवर्नमेंट थी। जैसे डच लोगों ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, फ्रेंच लोगों ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। अब ये गवर्नमेंट ऐसी है कि नो मैटर कि जो भी बेल्जियम में लोग हैं, अगर वो डच स्पीकिंग है, अगर उनके लैंग्वेज से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई गई है डच कम्युनिटी गवर्नमेंट द्वारा, तो वो उनके ऊपर अप्लाई होगी। फ्रेंच लोग रहते हैं बेल्जियम में कहीं पे, अगर वो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड, उनकी कल्चर से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो पूरी जगह पे एप्लीकेबल होगी। You might find the Belgium order very complicated. It is indeed very complicated. Even the people living in the Belgium, but these arrangement have worked so far. कह रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये जो अरेंजमेंट है बेल्जियम में बड़ी कॉम्प्लेक्स है, समझने में बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या लेवल की गवर्नमेंट्स बना रखी, लेकिन ये जो लेवल की गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई है। बेल्जियम में शांति हुई है ऐसी अरेंजमेंट करने के बाद, और दोबारा कैसी कम्युनिटी में वहाँ पे कोई भी प्रकार का वॉर या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarter. आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा होगा। यूरोपियन यूनियन क्या होता है? यूरोपियन यूनियन सभी यूरोपीय के देशों का एक यूनियन है, एक टीम है या एक एसोसिएशन है जहाँ पे सारे यूरोप के लोग मिल करके काम करते हैं। तो क्योंकि बेल्जियम का मॉडल इतना अच्छा था, इसलिए उन्होंने ब्रसेल्स को ही अपना यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी बना लिया, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि ये इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे होता है। अब कह रहे व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपने देखा दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, दोनों ही कंट्री में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे, लेकिन बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि कंट्री यूनिटी रखना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सभी कम्युनिटी के लोगों का ध्यान रखा जाए, जब सभी कम्युनिटी के लोगों को लगे कि हाँ हम भी इस कंट्री का पार्ट हैं, हमारी भी यहाँ पे बात मानी जाती है। ये जो रियलाइजेशन हुई वहाँ के लोगों को, वो दोनों लोगों को एक्सेप्टेबल थी, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ को एक्सेप्टेबल थी, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में कोई भी पावर शेयर नहीं की गई जिस तरीके की पावर शेयर की गई बेल्जियम में। कहाँ कहाँ पे लेवल पे शेयर की? पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी के लोगों को बराबर की रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो वो एक फॉर्म हो गया पावर शेयरिंग का। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहाँ पे थी कि जितने स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो अपनी खुद का ही बनाएंगे, तो वो भी एक पावर शेयरिंग का एक मॉडल। जबकि श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हमने देखा गया श्रीलंका में जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उन्होंने अपना डोमिनेंस करने की कोशिश करी, अपनी ही लैंग्वेज, अपनी ही रिलीजन को पूरी कंट्री के ऊपर लागू करने की कोशिश करी, जिससे कि उनकी कंट्री के यूनिटी पे हार्म पहुंचा। ठीक है। अब वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अभी हमने देखा बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई और श्रीलंका में नहीं, तो ये क्यों चाहिए, क्या ज़रूरी होता है? कह रहे हैं कि टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए दो रीज़न दिए जा सकते हैं। पहला कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग इसलिए करनी चाहिए जिससे कि सोशल ग्रुप्स, मतलब जैसे हमने देखा बेल्जियम में दो सोशल ग्रुप हो गए, एक डच स्पीकिंग, एक फ्रेंच स्पीकिंग। श्रीलंका में भी सोशल ग्रुप से एक सिंघाला स्पीकिंग हो गए और एक आपके तमिल स्पीकिंग हो गए। तो इस तरीके के लोगों के बीच में झगड़े ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, उसको रोकने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इन्होंने बताया कि एक चीज़ और बताई कि इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर मे लुक लाइक एन
attractive option in the short run, but in the long run it might undermine the unity of the nation. अब देखो कि हमें सुनने में लग रहा होगा क्या होगा, भाई मेजॉरिटी है किसी कम्युनिटी में, किसी भी किसी देश में किसी कम्युनिटी की, तो वो ही अपना फॉलो करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। ये हमें शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लग रहा है सुनने में, बट ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म में किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं। जैसे आपने पाकिस्तान का भी एग्जांपल सुना हो, अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान जो था वो दो पार्ट में था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। जो आज आपका बांग्लादेश वाला एरिया है वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो दो पाकिस्तान बनाए गए, एक वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे वो बंगाली बोलते थे, और वेस्ट पाकिस्तान में लोग जो थे वो पंजाबी सिंधी है, बट ओवरऑल उर्दू बोलते थे। अब जो मेजॉरिटी था वो था, गवर्नमेंट जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ, मिलिट्री जो थी वो भी वेस्ट पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने भी अपना जो भी रिलीजन कहें या अपना खुद की लैंग्वेज को पूरे कंट्री पे, ईस्ट वेस्ट दोनों पे लागू करने की कोशिश करी। वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए और इवेंचुअली पाकिस्तान का भी बंटवारा हो गया, पाकिस्तान भी टूट गया, और एक वेस्ट पाकिस्तान केवल पाकिस्तान रह गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो एक नया देश बन करके बांग्लादेश बन के आया, और उसको भी हेल्प की थी इंडिया ने ही एक अलग कंट्री बनने में। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है अपनी कंट्री को यूनाइट रखने में मदद करता है। दूसरा, देयर इज़ अ सेकेंड ऑप्शन। क्या है डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। कह रहे पावर शेयरिंग इज़ अ वाइड वेरी स्प्रेड ऑफ द डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हो? डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल वो भी अपने आप को सरकार का, देश का पार्ट समझे। यदि आप पावर शेयर ही नहीं करोगे किसी लोगों के साथ, तो वो कैसे अपने आप को आपका पार्ट समझ सकता है, या कंट्री का या गवर्नमेंट का पार्ट समझ सकता है? तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ये डेमोक्रेसी का मेन मोटिव है कि लोगों से पूछा जाए कि वो कैसे रहना चाहते हैं, उनको कौन सी पॉलिसीज़ पसंद है। यदि आप पावर शेयर ही नहीं करोगे मेजर कम्युनिटी के साथ में जो आपकी कंट्री में रहती है, तो वो अगर पावर शेयर ही नहीं वो कर रहे, उसका मतलब उसका कोई से ही नहीं है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग, तो वो कैसा एक डेमोक्रेसी हुआ? ठीक है, तो लेट अस कॉल फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड सेकंड द मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी वाला रीज़न। जो पहला हमने रीज़न देखा था कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, तो वो एक समझदारी वाला रीज़न है, हाँ, कि भाई हमें अपने कंट्री में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। दूसरा मोरल रीज़न कहा जाता है। मोरल का मतलब है क्या सही है क्या गलत। अगर हम अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी है कि सभी लोगों को अपने उस डेमोक्रेटिक का अपने आप को पार्ट समझा जाए, तो इसलिए इसको मोरल रीज़न कहा गया है। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ बताई है, खलील्स डिलेमा। तो व्हाट इज़ दिस खलील्स डिलेमा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कभी, अभी हम चैप्टर पे फोकस करते हैं, ये एक्स्ट्रा थोड़ा समझने के लिए दिया हुआ है। फिर आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग फॉर्म मतलब कि अभी हमने देखा पावर शेयर की गई, श्रीलंका में नहीं की गई और बेल्जियम में की गई, जिससे उनकी कंट्री यूनाइटेड रही। लेकिन ये पावर शेयरिंग कितने लेवल्स पे की जाती है, कैसे कैसे की जा सकती है? अरे फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन बिलीव्ड दैट ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन। जैसे आपने देखा पहले जो मॉनेटरी जो सिस्टम होता था, जहाँ पे एक राजा होता था, उसी के पास सारी पावर होती थी, तो ये पहले ऐसा समझा जाता था कि एक ही लोग व्यक्ति के पास पावर होनी बहुत ज़रूरी है, वही सारे देश को, अपने समाज को चला सकता है। बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे जैसे डेमोक्रेसी आती चली गई पूरी दुनिया में, वैसे वैसे ये प्रिंसिपल भी चेंज होता चला गया। अब जो बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, कि जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो किसी एक व्यक्ति में नहीं, वो सभी के पास है। डेमोक्रेसी में जो लोगों का राज है वही मान्य होता है, जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। नाउ इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। अब कह रहे हैं कि क्योंकि डेमोक्रेसी है, सभी के व्यूज़ आपको मानने पड़ेंगे, तो लोग कोई एक जैसे तो रहते नहीं हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, कास्ट का, लैंग्वेज बोलने वाला हो, हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की एक समझ होती है और अपनी खुद का ओपिनियन होता है कैसे उसकी कंट्री को गवर्न किया जाना है। एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी, देयर फॉर it follows that in a democracy political power should be distributed among the main citizen as possible। कैसे किया जाना चाहिए, उन्होंने बता रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स दे हैं जो कि जैसे आप पावर शेयर कर सकते हो। पहला कि पावर शेयर इज़ अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब है? जैसे आपने पढ़ा हो पहले भी, शायद 9th क्लास में भी, कि जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो 3 लेवल या 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जिसका काम है लॉ बनाना कंट्री के लिए। कंट्री में कौन सा लॉ बनाया जाएगा, कौन सा लॉ फॉलो किया जाएगा, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए स्पेशली एक पार्लियामेंट बनाई गई है, जिसमें जो भी लोग होंगे वो मिल के बनाएंगे लॉ कंट्री के लिए, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव होता है
जो भी लॉ बनाया गया है उसको इन्फोर्स करना। इन्फोर्स करने का मतलब उसको लोगों पे लागू करना। मतलब आपने लॉ तो बना दिया, लेकिन अगर लोगों तक वो पहुंचेगा ही नहीं लॉ, लोग कैसे उसको फॉलो कर पाएंगे? तो वो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, कौन कौन लोग होना चाहिए, वो सारा काम एग्जीक्यूशन का होता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर में आता है। फिर होता है आपका जुडिशरी। जुडिशरी आप समझते हैं कि जो भी लॉ बनाया गया कंट्री में उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर वो कोई भी लॉ फॉलो नहीं किया जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करती है। जुडिशरी में उसको मौका होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी कुछ गलत किया तो वो भी साथ में ही उसको सज़ा देने का काम भी जुडिशरी का ही होता है। ठीक है। इसके अलावा कह रहे लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं, बट अल्टीमेटली उनको पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में अपनी सभी चीज़ों को बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या काम करा है, क्या काम नहीं किया है और वो क्यों करा है। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाता है और उस लॉ को फॉलो करना बाकी सभी का काम होता है। अब इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐसे क्यों बांटा हुआ है? वो इसलिए बांटा हुआ है क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर नहीं है। वही लॉ बना रहा है, वही लॉ को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अगर कोई गलत करता है तो वो उसको सज़ा देता है। अब ऐसे केसेस में उसने खुद गलत किया तो वो खुद को तो सज़ा देगा नहीं, इसलिए तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बांटा गया। देन है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? जैसे आप देखो हमारे कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रेसिडेंट है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं है, पूरे वो पूरे देश के लिए है। तो उसको कहते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो या यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है। दूसरा होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होती है एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही अप्लाई होगा। जैसे जैसे हरियाणा है, हरियाणा एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ की अपनी खुद की गवर्नमेंट है, अपना चीफ मिनिस्टर है, अपना गवर्नर है, वो वहाँ की अपनी खुद की असेंबलीज भी हैं। जो भी वो लॉ बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, वो केवल और केवल उसी राज्य में एप्लीकेबल होगा, उसी स्टेट में एप्लीकेबल है, ना कि बाकी सभी। ठीक है। और तो तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ होता है, वो होता है हमारा पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी। जो आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, वो होता है एक पर्टिकुलर गांव के लिए या किसी सिटी के लिए जो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर वेयर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बस बोलने की नहीं है कि हाँ जी होना चाहिए या यह है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये गारंटी होनी चाहिए। वो गारंटी कब होगी? गारंटी तब होगी जब ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए ये गारंटेड है कि स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ भी होगी। इसको कहा जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन बेल्जियम में इस तरीके की चीज़ें की गई थी, जैसे आपने देखा वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन श्रीलंका में इस तरीके की चीज़ें नहीं की गई। फिर आता है तीसरी, पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे हमने बेल्जियम में देखा, उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट की हर एक कम्युनिटी के लिए एक गवर्नमेंट है। वो कम्युनिटी के लोग जो भी चीज़ें बनाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड, वो उसके कम्युनिटी के लोगों को माननी पड़ेगी। तो ये सही है, हर गवर्नमेंट हर कम्युनिटी अपनी खुद की इस तरीके की गवर्नमेंट बनाती है और वो अपने लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। ये केवल और केवल उनके कुछ ही चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है ये भी बनाएगा, क्या पढ़ाई होना चाहिए वो भी बनाएगा, ये सब चीज़ें नहीं। वो केवल उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड ही लॉज बना सकती है। बाकी सब चीज़ें जो बाकी देश पे एप्लीकेबल है, बाकी लोगों पे एप्लीकेबल है, वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। लास्ट ईयर आपने बता रहे कि आपने पढ़ा होगा इंडिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं पार्लियामेंट में या स्टेट गवर्नमेंट्स में। वो हमने क्यों करा हुआ? जैसे हमारे यहाँ भी कई लेवल ऑफ कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, जिनको ST SC कम्युनिटीज़ हम कहते हैं या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हम कहते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रावधान रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट क्योंकि वो वहाँ पे डोमिनेंट नहीं है या वो इतने ज़्यादा रिच नहीं है, इसलिए वो कभी पार्लियामेंट में आ नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हुई कि केवल उसी कम्युनिटी के लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। देन फोर्थ है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आपने देखा हो पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट्स होते हैं। आपने पढ़ा हो कि गवर्नमेंट कैसे इंडिया में फॉर्म की जाती है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसको इंडिया में पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली हो, केवल वही अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। मेजॉरिटी का मतलब है कि मान लो टोटल आपके यहाँ अगर 500 सीट्स हैं तो 250 से अबव आपको सीट
सीट्स मतलब आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपके होने चाहिए पार्लियामेंट में, तभी जाके आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। अब ये हर बार तो नहीं होगा कि आपकी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ही 250 या उससे अबव सीट्स मिल जाए। इंडिया के केस में टोटल 550 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं लोकसभा की, जो कि डिटरमाइन करता है कि गवर्नमेंट किसकी होगी। उसका आधा आप कर दो 272 या समथिंग इसके आसपास बैठेगा, 278। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी समय अगर उसको इतने सारे वोट या इतनी सारी सीट्स नहीं मिल पाती तो वो अकेले गवर्नमेंट तो फॉर्म नहीं कर सकती। उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बाकी लोगों की मदद मिलेगी। वो बाकी लोग कौन होंगे? वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। जैसे मान लेते हैं आप किसी इलेक्शन होता है हमारी कंट्री में, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 200 सीट्स मिली, किसी को 50 मिली, किसी को 100 मिली। अब आपको मालूम है मेजॉरिटी मार्क क्लियर करने के लिए अराउंड 280 के करीबन सीट्स चाहिए। अब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को तो मिला नहीं, तो उसको किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या करना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गठबंधन करना पड़ेगा या कोलैब करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। वो भी एक तरीके का सिस्टम है पावर शेयरिंग करने का। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट सोशल आइडियोलॉजीज और ग्रुप्स। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों बनी हुई है? इसीलिए बनी क्योंकि हर किसी का अपना अलग विचार है, अपने अपने अलग ओपिनियंस है, अलग काम करने का तरीका है। वो सब चीज़ें अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया पावर शेयरिंग का, इसको अलायंस कहा जाता है। जैसे आप इंडिया में देखें तो इंडिया में 2 मेजर अलायंस है। एक है यूपीए, यूनाइटेड प्रोविंसेस अलायंस, जो कि कांग्रेस और उसकी बाकी रिलेटेड पार्टीज़ है। दूसरा हमारे यहाँ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और उससे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने